नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम विष्णु का बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। ऐसे में सरकार ऐसे ऐलान कर सकती है जो जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 18 साल बाद तीसरे वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सरकार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, स्क्रीन पे आप पढ़ भी सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मासिक मानदेय की राशि 8,500 रुपए से बढ़ा करके बघेल सरकार के बजट की ये घोषणाएं आप देख रहे हैं। रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है। विद्यालयों के कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय कितना बढ़ाया गया है और ये ऐलान किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बघेल आपने अभी जो देखा वो बघेल सरकार के बजट की घोषणाएं थी 2023-24 की। ये घोषणाएं थी जो उन्होंने किया था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। चुनावी साल है, इसलिए उम्मीदों वाला बजट है। इसे विष्णुदेव का बजट कह सकते हैं, जो आज सदन में पेश किया जाएगा। इससे पहले हमने आपको बताया कि 2023-24 का जो बजट है वो क्या था, हमने आपको स्क्रीन में दिखाया। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी, ऐसा उसमें कहा गया था। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2,50,000 से कम है उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ऐसा उसमें जिक्र किया गया था। बेरोजगारी भत्ता के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई थी। 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा की गई थी। 38 करोड़ का बजट ये इसके लिए निर्धारित किया गया था बजट में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में नगर पंचायत को भी चलाने की घोषणा की गई थी। मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने की भी बात कही गई थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था। ये जो बघेल सरकार के बजट हैं उसमें हमने ये देखा था कि इसमें ये चीजें की गई थी। आप ग्राफिक्स के माध्यम से इसे देख भी सकते हैं हमारे बगल में। मासिक मानदेय की राशि 6,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई थी और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई थी। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई थी। मितानिन बहनों को अतिरिक्त राज्य मद से 2,200 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की घोषणा की गई थी। रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि बढ़ाई गई थी। 1,800 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया था। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय 2,800 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया था। विद्यालयों में ये ध्यान रखने की बात है, ध्यान देने वाली चीजें हैं कि विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय 2,800 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया था। कितना दिया गया था, कितना नहीं दिया गया था, जैसे ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, हमारे अर्थशास्त्री जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। ये हम सबसे पहले अपने वरिष्ठ पत्रकार से इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद से हम सारी बातें करेंगे। होमगार्ड के जवानों के मानदेय की अधिकतम जो है 6,420 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की घोषणा की गई थी। स्वावलंबी गोठानों का संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए मानदेय देने की बात कही गई थी। स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के सदस्यों को 500 रुपए मानदेय देने की बात की गई थी। शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का बजट का ऐलान किया गया था। दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया था। 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का प्रस्ताव था और जिसका चर्चा जो है कल जो है सदन में भी हुई थी आत्मानंद स्कूल के बारे में।
कई जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का ऐलान किया गया था। महाविद्यालयों की स्थापना को लेकर 200 करोड़ का प्रावधान किया गया था। कोरबा पश्चिम में नवीनता विद्युत गृह की स्थापना का ऐलान किया गया था। बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान था। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी वो है शिक्षित बेरोजगार की बात। शिक्षित बेरोजगार की अगर जो बात करें तो बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी, इसका ऐलान किया गया था। तो अगर जो हमारे पत्रकार महोदय जुड़ गए हो तो हम उनसे ये पहले जान लें कि आखिर ये बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ में किस तरह से और किन किन शर्तों पर दिया गया था, हम पहले इस पे जान लें। लेकिन इससे पहले हमारे साथ इकोनॉमिस्ट महोदय जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रोहिणी प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेरोजगारों की बात जहां तक की गई है, अगर जो ये देखा जाए कि 2023-24 में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की नवीन योजनाएं शुरू करने की बात कही गई थी। ये जो बजट आज आने वाला है, क्या बेरोजगारों को ध्यान में रखकर इसमें कुछ उम्मीदें जगाई जा सकती हैं कि हाँ, ये जो बजट है बघेल सरकार के बजट से कितना अलग होगा? हालांकि बजट में व्यवस्था की गई थी कि हाँ, शिक्षित बेरोजगारों के लिए नवीन योजना शुरू की जाएगी, लेकिन यहां पर दिक्कतें ये थी कि कुछ शर्तें लगा दी गई थी कि फला को दिया जाएगा, फला को नहीं दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव आने वाला है, नई सरकार है छत्तीसगढ़ में, दूसरी पार्टी की सरकार है, इसमें क्या लगता है आपको? देखिए कुशवाहा जी, सबसे पहले आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। ये जो बजट है पुरानी सरकार के बजट से हटकर बजट होगा और इस बजट में ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि राज्य की आय किस प्रकार से बढ़े, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ सरकार बना है, वो चाहे जोगी सरकार में 4000 करोड़ था, भाजपा गवर्नमेंट में 44, और अभी जो कर्ज है पूरे राज्य में वह एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का जो बजट होगा आज, वह निश्चित रूप से कर्ज को कम करने वाला बजट होगा और रैपिड स्पीड से, बड़ी गति से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का बजट होगा। आप देख रहे हैं कि पूरी हमारा जो जीडीपी है वो पूरे देश का जीडीपी लगभग 7.23% है, हमारे छत्तीसगढ़ का 6.5% है। तो मुझको लगता है कि इस बजट में भारत के जीडीपी के बराबर करने के लिए वित्त मंत्री जी प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ कर्ज हमारा कैसे चुकता हो और दूसरा हमारे राज्य की आय, राज्य की जीडीपी कैसे बढ़े, इस पर वित्त मंत्री जी का फोकस होगा। और मुझको लगता है कि यह बजट आर्थिक अनुशासन वाला बजट होगा, जिसमें सभी तरह से, वो चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे उद्योग का हो और चाहे सर्विस सेक्टर का हो, सभी पर आंशिक अनुशासन करने वाला बजट मुझे लगता है। जी, तो आपके इशारे तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता है इसमें कुछ बेरोजगारों के लिए कुछ खास नहीं होगा, साथ ही साथ अन्य जो है वित्तीय अनुशासन की आपने जहां तक बात कर दी, तो इसमें अन्य वर्गों के लिए अगर जो ये कहा जाए कि चुनावी बजट, लोगों के मन में है कि चुनाव आने वाला है तो चुनावी बजट होगा, तो इससे सरकार दूरी बनाएगी। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव के पहले जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आगामी जो केंद्रीय जो चुनाव है वह भी हमारे सामने है। तो इसमें महिलाओं को और युवाओं को और जो अंतिम छोर में समाज के जो गरीब लोग हैं उनको साधने का प्रयास हो सकता है। और जनजातीय क्षेत्र, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, वहां से चूंकि विधानसभा के चुनाव में लीड मिली है, इसलिए जनजातीय क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्रों के लिए कुछ नया कुछ करने के लिए, कुछ चौंकाने वाला जो विकास होगा, वो उस प्रकार का कुछ प्रावधान मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी करेंगे। यानी कि चौंकाने वाला कुछ प्रावधान, मोदी की गारंटी वाला प्रावधान
आपने बताया कि इसमें हो सकता है। जैसा कि मोदी की गारंटी की अगर जो बात करें तो मोदी की गारंटी तो खैर है ही, लेकिन अगर जो 2023 और 24 की अगर जो बात करते हैं 25,000, अगर जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की अगर जो बात करें, यानी कि जो योजनाएं हैं सामाजिक सरोकार से संबंधित, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की अगर जो बात कर लें तो इसमें जो है 25,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की घोषणा यहाँ पर की गई थी 2023 और 24 में। इस समय जो है जो आकलन आप बता रहे हैं उस हिसाब से बेरोजगार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पहली बार तो 2023-24 के लिए बढ़ाया गया था। इस सरकार से क्या उम्मीदें हम लगाएं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि निश्चित रूप से ये बजट चुनावी हो सकता है, और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, उसी प्रकार से इस चुनाव में भी साधने का प्रयास होगा। और उनके लिए जो आप कह रहे हैं उस पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी युवाओं की जो बात आप कह रहे थे, उनको रोजगार कैसे मिले, तो पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि हो सकती है। क्योंकि जब पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि होती है, पूंजीगत काम होते हैं, तो निश्चित रूप से विनिर्माण का काम होता है और युवाओं को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और ऐसे समय में इनकी आय बढ़ती है। तो मुझको लगता है कि पिछले सरकार की तुलना में इस सरकार का जो बजट होगा वो लोभ लुभावना के साथ साथ ठोस कदम उठाने वाला हो सकता है। आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से पिछली सरकार में जो बढ़ा था लगभग 1,20,000 के आसपास था, वह कम करने का प्रयास होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ेंगे। आप देखें कि पूरे राज्य की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खस्ती है, और उद्योग में भी सीखने से बहुत सारे औद्योगिक में रुग्णताओं में है, बहुत सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं। तो जब पूंजीगत व्यय की बात होती है तो इस तरह से व्यय होता है, और पूंजीगत व्यय करने से जब उद्योग खुलेंगे, उद्योग जो बीमार पड़े हैं काम चालू होगा, सड़कें बनेगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीब वर्गों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। और जब आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से यह राज्य जो है खुशहाल की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से पूंजीगत व्यय में मेरा कहना है कि इस बजट में काफी कुछ परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन दे सकता है। जी, हमारे साथ हमारी संवाददाता जिज्ञासा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिज्ञासा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ हैं और किनकी उम्मीदों पे आप रिएक्शन लेने वाली हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के चौपाटी में, जहां पर मेरे साथ लोग मौजूद है। सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि बजट को लेकर, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के बजट को लेकर लोगों की क्या राय है और उनकी किस तरह की अपेक्षाएं बजट को लेकर। भैया, आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने वाला है, किस तरह की अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर? आप किस तरह का चाहते हैं? आप किस तरह का बजट चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के किस तरह का बजट आप चाहते हैं बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए? जैसा जो सरकार है वैसा करेंगे। मतलब आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपका काम क्या है? अपना लोहा लकड़ वाला काम। तो आप सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? किस तरह का बजट आप चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? कोई अच्छा करे, और कैसे जो भी है। महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना का फॉर्म आपने भरा? भर दिए। तो क्या लगता है जो आने वाली सरकार है, अभी सरकार आई है नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो क्या जो पहले की घोषणाएं करती थी, अब जो घोषणाएं की थी, क्या लगता है कि आप पूरा कर पाएंगे? देखो, अब उम्मीद तो है पूरा कर सकते हैं, और कुछ जो है वो है। और क्या क्या चाहते हैं आप सरकार से कि आप लोगों के लिए क्या करें? कुछ अच्छा करे बच्चे लोगों के लिए। जैसा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि इनका कहना है कि सरकार जो है आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए कुछ करे, उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करे। और जैसे कि महाबंधन योजना है
उसको लेकर है कि जो पहले की सरकारें जो घोषणाएं करती थी उन्हें पूरा नहीं कर पाती, लेकिन इस सरकार से जो है उन्हें उम्मीदें हैं कि सरकार जो है इनकी घोषणाओं को जो है पूरा कर सकती है और जो भी घोषणा ये किए हुए हैं उसे जो है पूरा कर सकती है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की जो घोषणाएं जो सरकार कर सकती है। भैया आज बजट पेश होने वाला है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है किस तरह की सरकार जो है बजट कर सकती है? किस तरह की अपेक्षाएं आपकी सरकार को लेकर? क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी तो क्या चाहते हैं सरकार, किस तरह का बजट बनाए आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए फायदेमंद हो? बजट के बारे में नहीं पता। तो यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बजट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो सरकार है, आने वाली जो नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी, इस पर उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है बेरोजगारों को जो है मौका दिया जाए, बेरोजगारों के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है किया जाए और जो भी वादे जो सरकार पूरा करके आई, वादे की हुई घोषणा की हुई है उसे जो है सरकार जल्द पूरा की जाए। जैसे कि जो लोग मांगे हैं महतारी बंधन योजना के लिए, बेरोजगारों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसको लेकर लोगों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार इनके लिए घोषणाएं का प्रावधान और ज्यादा से ज्यादा जो है बजट बनाने का कार्य करे ताकि इनके जो कार्य हैं और इनके जो वादे हैं जो सरकार के जो वो जल्द से जल्द पूरा किए जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और रिएक्शन के लिए। आप महिलाओं के पास जाएं तो बेहतर आप कर सकती हैं। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो जो भी आने वाला बजट है उस पर जो लोगों की जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, आशाएं रहती हैं कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए। आप पूंजीगत बजट की बात कर रहे हैं कि उस पर ध्यान दिया जाएगा तो उसके जो परिणाम आते हैं वो देर बाद आते हैं। जैसा कि मुझे मालूम है कि अगर उस पर पूंजीगत व्यय अगर जो किया जाता है तो पूंजी तो लगाई जाती है, लेकिन उससे जो प्रॉफिट, जो लाभ होने वाले हैं वो देर में आते हैं। लेकिन यहाँ तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत अपनी जो भी है जो अपनी समस्याएं हैं उनका समाधान चाहिए। तो लोगों का रुख तो ये रहेगा कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। हाँ, सड़कें अगर जो सुदृढ़ हो जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी तो एक तरह से लोग जो हैं ये कहेंगे कि हाँ ये बढ़िया काम हुआ है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि पूंजीगत अगर जो व्यय होता है तो सरकार इसको जो है लोगों को किस तरह से समझा सकती है, लोगों के समझ में ये किस तरह से आए कि ये आपके लिए है लेकिन आपको दीर्घकालीन परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि चुनाव है। जी एक तो आपको मैं बता दूं कि जो इकोनॉमी होती है वो अलग अलग सेक्टर में बटी होती है। आप वो कृषि है, उद्योग है, सेवा है, परिवहन है और इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ये सब पूंजीगत व्यय में हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो पिछला जो बजट है भारत की अगर हम तुलना करें तो छत्तीसगढ़ और भारत की में हम देखें तो कृषि में का जो जीडीपी है पूरे भारत का वो 14% कंट्रीब्यूशन है, जबकि छत्तीसगढ़ का 15% है। उसी तरह से उद्योग को अगर हम देखें तो पूरे भारत में जीडीपी का उद्योगों का 30% है, छत्तीसगढ़ 53% है। आप सर्विस सेक्टर को आप देखें तो पूरे देश में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 54% है, लेकिन छत्तीसगढ़ का 31% है। तो मेरा कहना है ये है कि इस बजट में जो पुरानी चीजों को, पुराने बजट की तुलना करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्विस सेक्टर का कम है, क्योंकि युवा भी बेरोजगार हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि एक सीनियर आईएएस हैं माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी, तो बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ करके इस बजट को पेश करेंगे और जो आंकड़े होंगे वो सर्विस सेक्टर के रूप में उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को अगर हम देखें कुशवाहा जी, तो आर्थिक सर्वेक्षण में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अब आर्थिक सर्वेक्षण ये इंगित करता है हम कि कृषि का जो पहलू है
और उद्योग की तुलना में वह हमारे देश, हमारे प्रदेश का दोनों लगभग बराबर है। और इसीलिए कृषि क्षेत्र में भी बजट में कुछ ऐसे विशेष प्रावधान होंगे, क्योंकि जो चुनाव है हमारा जो लोकसभा का, वह 3 सेक्टर में हम बांट सकते हैं। एक वह सेक्टर है जो आदिवासी क्षेत्र है, सरगुजा है और बस्तर है। दूसरा मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में कृषि ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है, इसलिए कृषि के लिए और नई स्कीम किसानों के लिए, जैसा धान का बोनस है, धान खरीदी है, माइनर इरिगेशन है जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, ऐसे कुछ नए कंपोनेंट्स बजट में हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये बजट विकसित छत्तीसगढ़ का बजट होगा और ये 5 वर्ष में जो हमने विगत 5 वर्ष में जो हमने खोया है, उनको पाने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के पैरामीटर को ध्यान में रख करके ये बजट प्रस्तुत होगा, ऐसी मेरी संभावना है, ऐसी मेरी सोच है। और इससे न कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फास्टर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र आर्थिक विकास होगा, अपितु ऐसा विकास होगा जो सस्टेन डेवलप करेगा, ऐसा विकास जो अनवरत चलने वाला विकास होगा। और जब अनवरत चलने वाला विकास होता है तो वह राज्य दीर्घ काल तक आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। जी रोडी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने सेवा क्षेत्र की बात की है, तो सेवा क्षेत्र में बेरोजगारी से संबंधित चीजें आती हैं और आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया, ये पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो ऐसे में बेरोजगारों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में, क्या उम्मीदें लगाई जाएं? देखिए, बेरोजगारी भत्ता तो अपने आप में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, पब्लिक भी जानती है, लेकिन इस बजट में मुझको लगता है कि सभी सेक्टर में, चाहे वो सेवा क्षेत्र का हो, चाहे विनिर्माण का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे सड़क का हो, जब यहाँ पर बजट हमारे पास होगा तो वहाँ काम चालू होंगे। वहाँ जब काम चालू होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वो चाहे पढ़ा लिखा युवक हो उसके स्तर पर, और चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, सभी लोगों को सभी सेक्टर में काम मिलेगा। आप ये मान लीजिए कि पूंजीगत व्यय में इस बजट में ज्यादा जोर रहेगा, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। नहीं, अगर जो पूंजीगत व्यय हो रहा है तो उद्योग क्षेत्र में भी हो सकता है, और उद्योग क्षेत्र में अगर जो पूंजीगत व्यय होगा जी कृषि क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर जो पूंजीगत व्यय अगर बात आप कर रहे हैं, तो अगर जो छोटे छोटे उद्योग, अगर जो कृषि से संबंधित अगर जो उद्योग लगाए जाएं तो कृषि का विकास भी होगा और बेरोजगारी भी कम होगी। तो क्या इस तरह से कोई प्लानिंग सरकार की आ सकती है, इस बजट में देखने को मिल सकता है? हाँ, इस पर मुझे ये कहना है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम है और रूरल इकोनॉमी, गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अथक प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि गांव में युवा है, गांव में बेरोजगार है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव में आधारभूत संरचना है। और जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत की जो संकल्पना है, वो विकसित भारत को केंद्र बिंदु बना करके छत्तीसगढ़ का बजट हो सकता है। गांव में सभी चीज है, गांव में कृषि है, गांव में कृषि से संबंधित उद्योग है, गांव में सब्जी है, गांव में बेरोजगार है। तो एक पहलू ये भी हो सकता है, क्योंकि माननीय ओपी चौधरी जी एक सीनियर आईएएस हैं और पढ़े लिखे अच्छे, उनकी जो योजनागत चीजें हैं, अच्छी सोच है, इसलिए वो कह सकते हैं कि गांव के क्षेत्र में कृषि से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे दूध है, मिल्क है, गांव में ही मिठाइयां बने, गांव में ही विनिर्माण का काम हो, और गांव से बन करके वो अर्बन एरिया की ओर आए, तो गांव और शहरी, ग्रामीण और शहरी के बीच की जो विषमता है वो धीरे धीरे कम होगी, समाप्त होगी। क्योंकि आज का जो बेरोजगार युवक है वो शहर की ओर आता है। हो सकता है इस बजट में शहर से गांव की ओर चलो, ये भी हो सकता है कि शहर की पूंजी गांव में जाए, राइस से संबंधित उद्योग लग जाएं, राइस से संबंधित
जो धान निकालने की जो छोटी छोटी मशीनें हैं, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग हैं, उसकी संकल्पना हो सकती है। गांव में जो आधारभूत संरचना है उससे संबंधित छोटे छोटे उद्योग खोलने की बात हो सकती है। क्योंकि जैसा कि अभी कल का भी स्टेटमेंट है माननीय वित्त मंत्री जी का, कि उनका कहना है कि यह बजट कुछ चौंकाने वाला बजट होगा और पहले की बजट की तुलना में एक नई दिशा लेकर के छत्तीसगढ़ सुशासन की ओर काम हो सकता है। नया छत्तीसगढ़ एक दिखेगा 5 वर्ष के बाद, ऐसा उनका कहना है। तो मोदी जी की जो संकल्पना है वो विकसित भारत तभी होगा जब देश के राज्य जब विकसित हों, और इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी का जो समन्वय है इस ओर इंगित करता है, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, कि यह राज्य का जो बजट होगा विकसित भारत को और आगे बढ़ाने वाला बजट हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस बजट की उम्मीदों पर चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीदें होंगी, और जो प्रोफेसर रोहिणी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अर्थशास्त्री, उनका कहना है कि उम्मीदों वाला बजट होगा और जो पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा ध्यान देने की उम्मीद है कि पूंजीगत व्यय जो होगा ये इस बजट में दिखाया जाएगा। पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है कि जिसमें पूंजी का ज़्यादा निवेश हो, लेकिन उसके परिणाम तुरंत नहीं आते, उसके दीर्घकालिक परिणाम आते हैं। जैसे कि अगर जो स्कूल भवन बना दिया जाए तो स्कूल भवन बनने में पैसे लगते हैं, पूंजी तो इन्वेस्ट होती है, लेकिन उसमें जब शिक्षा जिसमें ज्ञान का दीप जलता है, उसमें टीचर नियुक्त किए जाते हैं तो उनको रोजगार मिलता है, साथ ही साथ जो वहाँ से बच्चे पढ़ करके निकलते हैं तो वो जो विकास की ओर अग्रसर होते हैं, वो चीज़ें दीर्घकालिक होती हैं। इसी तरह से अगर जो सड़कों की बात की जाए तो अगर जो सड़क बन गए तो वहाँ पूंजीगत व्यय है। सेवा क्षेत्र में भी अगर जो देखा जाए उद्योग लगाया जाए तो अगर जो उद्योग लगाया जाता है तो सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि होती है, तो वहाँ भी एक पूंजीगत व्यय है। तो जहाँ तक हमारे इस अर्थशास्त्री का कहने का तात्पर्य था रोहिणी जी का, कि पूंजीगत व्यय पर हो सकता है कि इस बजट में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और अगर जो पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया जाएगा तो इसके दीर्घकालिक परिणाम निकलेंगे और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने वाला है। लेकिन यह देखना होगा कि अब आने वाला बजट कैसा हो रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।